सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि ये एक जेई एडवांस्ड लेवल का सवाल है आपके सामने। मेरे को कोई शक नहीं है कि ये जेई एडवांस्ड लेवल का है, पूरा प्योर जेई एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। और अगर ये तुम्हारे पेपर में आ जाता तो सच में मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। इस टाइप का सवाल पहले भी आ चुका है। ये जेई एडवांस 2019 में एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, उसके आसपास का है। ठीक है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन था वो इसके जैसा था, पर ये अलग है थोड़ा। ठीक है, चलो फिर हम समझ लेते कि ये मतलब कैसा सवाल है ना। देखो, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा और मैं सच बोल रहा हूँ, इसको पॉज करके पक्का से ट्राई करो। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है और इसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो जैसे ये सवाल कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ एलिप्स है E1 E2 से लेकर En तक, जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इस फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग। कैसे? जो एलिप्स En है ना, वो ऐसे ड्रॉ हो रहा है सो एज टू टच द एलिप्स En-1 एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ En-1। ठीक है, फिर हमें बोला है टू हैव इट्स फोकाई एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ En-1। तो हमें ये बोला है कि वो टच कर रहा है मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज़ को En-1 के। ठीक है, तो लेट से मैं कोई En-1 वाला ड्रॉ कर लेता हूँ ना। लेट से मैंने एक वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लो ये मेरे पास आ गया एक एलिप्स। ठीक है, तो इस एलिप्स की बात अगर करी जाए, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया इसको, इससे अच्छा थोड़ा इसको वर्टिकल बनाते हैं ना। लो, ये मेरे पास एलिप्स आ गया। अब इस एलिप्स की क्या बात है कि इस एलिप्स के जो मेजर एक्सिस है वो वर्टिकल है ना। ये मेजर एक्सिस हो गई, इसके फोकस मान लो यहाँ पे और यहाँ पे है। इसकी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि जो इसकी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज़ पे वो टच कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे वो टच करेगा। और जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, माइनर एक्सिस के, इनको फोकाई की तरह देखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो इलिप्स कैसा है? वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर है बात? कुछ ऐसा इलिप्स होगा। तो ये बाहर वाला इलिप्स मेरा En हो गया, ये अंदर वाला इलिप्स मेरा क्या हो गया? En-1। क्लियर है? तो ये मेरे पास आगे सिनेरियो कि असल में चल क्या रहा है क्वेश्चन में ना। अच्छा, तो मेरे हिसाब से समझ गए होगे कि बस इतना ही है इस क्वेश्चन में समझने वाला पार्ट, और फिर हमें बस देखना है कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। हमें बोला है यहाँ पे एक करेक्शन नोट करो। एक करेक्शन थी कि इफ़ यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करनी है कि यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की बात हो रही है। एसेंट्रिसिटी ऑफ, ये सेंटेंस के अंदर आना चाहिए। इफ़ एसेंट्रिसिटी ऑफ En इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स En-2 इज। ठीक है, ऐसा है ये सवाल। ठीक है, मेरे हिसाब से अंदाज़ा लग गया होगा आपको वैसे भी कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, बट अगर अंदाज़ा नहीं लगा था तो ये चीज़ थी इसमें। ठीक है, चलो, तो हमें ये बोला है कि ऐसे हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने की En पे डिपेंडेंट ही ना हो एसेंट्रिसिटी ना किसी भी इलिप्स की। तो चलो ठीक है, अब देखो En-1 वाला जो मेरा इलिप्स है ना, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखता हूँ मैं कि देखो यार, जो En-1 वाला मेरा इलिप्स है उसमें मेरे पास क्या आएगा कि देखो जो वो था मेरा बी, जो मेरे पास एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी कि मान लो इसकी एसेंट्रिसिटी En-1 थी, है ना। ठीक है, इसकी एसेंट्रिसिटी En-1 थी, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस An-1 डिवाइडेड बाई Bn-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a ऊपर क्यों है? यहाँ पे a ऊपर इसलिए है क्योंकि a मैं कौन सा मान रहा हूँ? a मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे ये An-1 है।
ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है चीज़ें, उनको मैं ए पे डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ए के अकॉर्डिंग, और तुम्हें भी पता होगा वो दोनों स्विच हो जाते हैं ना, ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो पता होंगी। क्लियर है, ये तो मेरी एक्स एक्सिस है ना, तो इसके अलॉन्ग मैं ए एन माइनस वन ले रहा हूँ, ठीक है बात। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली अगर मैं ई एन माइनस वन, जो मेरी ई एन के बारे में है, ई एन के बारे में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा कि देखो इसकी एसेंट्रिसिटी ई एन है, और इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ कुछ ऐसा, 1 माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन का स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये मेरे पास ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। सिमिलरली मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन भी आएगी। ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो जो मेरा ई एन है ना, जो मेरा ई एन है वो मेरे पास क्या दे रहा है कि जो मेरे पास ई एन माइनस वन का ये था, ई एन माइनस वन की हाइट थी, ठीक है, ये जो मेजर एक्सेस का था वो क्या था, बी एन माइनस वन। और सिमिलरली अगर मैं ई एन को भी देखूं तो वो भी मेरे पास सेम ही आ जाएगा कि यही वाली हाइट उसका बी वाला है, तो ये बी एन आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ऑब्जर्वेशन निकली कि बी एन इक्वल टू बी एन माइनस वन है। क्लियर है। सिमिलरली मेरे पास क्या आएगा कि जो ए एन के बारे में क्या आ सकता है कि यहाँ पे मेरे पास ए एन माइनस वन है, और ये जो पूरी लेंथ है ये मेरी ए एन मानी हुई है मैंने, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा कि अगर ए एन के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ए एन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ ई एन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन, जो कि उसका फोकाई है ना। ये जो ए एन माइनस वन वाला पॉइंट है ये बड़े वाले इलिप्स ई एन के लिए एक फोकाई का काम कर रहा है ना, एक फोकस वाला पॉइंट है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मेरे पास आ गई, जिससे अब मैं बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो कैसे। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली जितना भी मैं निकाल सकता हूँ। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये एक सवाल, ठीक है। तो देखो भाई मेरे पास ये आ रहा है कि देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ई एन माइनस टू, एसेंट्रिसिटी निकालनी है। और मेरे को बोला एसेंट्रिसिटी एन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू डॉट 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 ई एन, सारी एसेंट्रिसिटी बराबर है, ठीक है। ये मुझे लेट करना होगा क्योंकि एसेंट्रिसिटी एन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो सेम ही रहेगी सारे इलिप्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि इसको भी बराबर कर दूँ, इसको भी बराबर कर दूँ, इसको भी बराबर कर दूँ ना, जहाँ पे भी ई दिख रहा है, ठीक है। तो मैं उसको सीधा ई लिख दूँगा, इसको मैं सीधा ई लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली इक्वेशन को थोड़ा खोल के लिखूँ तो क्या बनेगा, ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई बी एन माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं सिमिलरली करूँ तो क्या आएगा, बी एन डिवाइडेड बाय ए एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है बात। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन इंटू बी एन डिवाइडेड बाई बी एन माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जैसे ही हमने ये करा तो मेरे पास क्या है कि बी एन इक्वल टू बी एन माइनस वन है, तो ये तो कट गया, 1 बन गया। सिमिलरली ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन क्या बनेगा, ई एन बनेगा, जो कि ई के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया ई, ठीक है। ये पूरी ई की वैल्यू बन गई, इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास अब ई में एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है जिसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसके दो रूट क्या आएंगे, तो इसके रूट आएंगे माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2,
तो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमारी लेस देन 1 है लेकिन ग्रेटर देन 0 तो होती है, तो इधर से मेरे पास आया कि मेरा बराबर होगा √5 - 1/2 के। ठीक है, एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है ना, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी हमने निकाल ली कि हर एक एलिप्स की एसेंट्रिसिटी इतनी रहेगी, चाहे उसका ए बढ़ रहा हो बी बढ़ रहा हो, वो ऐसे बढ़ेंगे कि एसेंट्रिसिटी यही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो पहला पार्ट है वो हो चुका है, इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, हमने कुछ ज़्यादा इक्वेशंस को इन्वॉल्व नहीं किया, जो फॉर्मूलाज मेरे को पता थे उनको ही इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल देखो और भी आसान है। दूसरा सवाल कह रहा है इफ़ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ई एन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन, वो पुरानी वाली स्टेटमेंट ही लिखी हुई है। हमें बोला लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ स्लोप -1 ऑफ ई एन इफ़ ई एन इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो बताओ कि क्या बनेगा ना। ठीक है, देखो मतलब क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो उसकी एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए, तो मैं क्या मान सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ई एन -1 वाला है ना, इसको मान लेता हूँ, इसकी इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। ई एन -1 वाले की इक्वेशन कैसी आएगी, ई एन -1 वाले की इक्वेशन आएगी x² डिवाइडेड बाई an -1², यहाँ पे आएगा y² डिवाइडेड बाई bn -1² इक्वल टू 1। क्लियर है बात, यही आएगी इसकी इक्वेशन। तो ये मैंने इक्वेशन लेट कर ली। अब मुझे बताओ मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स हैविंग स्लोप -1। ठीक है, ई एन वाला जो मेरा क्या कहते हैं कोई भी इलिप्स है, तो ई एन -1 वाले की कंसिडर कर रहे हैं हम। तो उन्होंने बोला लोकस बताओ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स का, ऐसी कॉर्ड जिसका स्लोप -1 हो। क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला याद है कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स वाला कैसे करते थे हम, क्या कोई फॉर्मूला याद है? चलो अगले पेज पे चलते हैं और मैं थोड़ा सा याद कराता हूँ। देखो कोई भी हमारे पास ज्योमेट्रिक फिगर है, ठीक है, जैसे सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, सबके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी। चलो इलिप्स वाले में कंसीडर करते हैं, इलिप्स हमारे पास कोई भी ऐसा आ गया, ठीक है, इन जनरल उस पर कोई लाइन कट कर रही है, उसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं अगर उसका मिड पॉइंट हमें पता है उस ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर। लेट से ये x0, y0 है, ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, मान लो x² डिवाइडेड बाई a², y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि अगर मैं t इक्वल टू s1 कर दूं, ठीक है, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है क्या? टी को कैसे लिखते थे, टी में क्या करते थे आप, जो भी x² वाली टर्म है, x² और y², उनको कैसे लिखते थे कि एक x रख लिया और साथ में x0 डिवाइडेड बाई a² प्लस y रख लिया, y0 साथ में डाल दिया b², ठीक है, -1 इक्वल टू s1 कैसे लिखोगे, पॉइंट डाल दो उसमें कर्व में, तो क्या आ गया x0² प्लस y0² डिवाइडेड बाई b² डिवाइडेड बाई a² -1। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। समझे, ये याद आ रहा होगा तुम्हें कि एक में हम टेंजेंट वाला हिसाब रखते हैं, है ना, और एक में हम s की वैल्यू ही डाल देते हैं, उसमें पूरा वैल्यू डाल देते हैं ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा होगा, हो सकता है तुमने किसी और तरीके से पढ़ा हो, पर फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। इसमें हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाती है, ये जो लाइन में, ये लाइन की इक्वेशन मिल जाती है, जिसका जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट हमें x0, y0 गिवन होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तुम भूलना मत। अब जैसे तुमने ये सब समझ लिया, अब मुझे बताओ जो पिछले वाला क्वेश्चन था जो हमने करना था एक्चुअल में,
उसमें क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। इक्वेशन पता है मुझे ये, ठीक है, मुझे लोकस निकालना है, तो इन जनरल कोई पॉइंट लेट करूँगा। लो भाई, मेरे पास एक वर्टिकल एलिप्स है ना, en-1 वाला। इसकी इक्वेशन मुझे गिवन थी, क्या थी? x² डिवाइडेड बाय an-1 का स्क्वायर, y² डिवाइडेड बाय bn-1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे क्या फार्मूला लगाना है? मुझे फार्मूला बोलना है कि लेट से एक ये वाली लाइन हो गई, इसका मिड पॉइंट मुझे मान लो h, k गिवन है, क्योंकि लोकस निकाल रहा हूँ तो मुझे लेट करना पड़ेगा, h, k मान लिया। तो इसका मतलब इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू मुझे फार्मूला लगाना है t इक्वल टू s1। लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x टाइम्स h डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा an-1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y इंटू k डिवाइडेड बाय bn-1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? h² डिवाइडेड बाय an-1 का स्क्वायर प्लस k² डिवाइडेड बाय bn-1 का स्क्वायर, और -1 भी आएगा दोनों साइड ना। तो ये अपने पास आ गया इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का हमें बोला है कि स्लोप क्या है? -1। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या आ गई इसकी? इसकी स्लोप आ जाएगी bn-1 का स्क्वायर, bn-1 का स्क्वायर इंटू h डिवाइडेड बाय an-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? k। ये इक्वल टू -1 है। क्लियर है? यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये कैसा है? क्या ये सवाल मुश्किल है? कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। देखो कैसे, देखो ये -1 तो इस इक्वेशन में पहले ही हट चुका है। और मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि an और ये bn-1 ना। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है। अब मुझे बस क्या करना है? मुझे इस इक्वेशन में an-1 और bn-1 इसको हटाना है। कैसे हटाऊंगा? कोई फार्मूला याद आ रहा है? तो मुझे याद आ रहा है कि देखो an-1 डिवाइडेड बाय bn-1 की रेशियो मुझे इक्वेशन 1 में ऑलरेडी पता है ना। तो इसको यूज़ करेंगे। ये है ना, ये आ गई इक्वेशन 1 से। तो इस इक्वेशन 1 में तुम देख रहे होगे कि 1 - e² का स्क्वायर रूट, ये आ गई इसकी रेशियो ना। तो देखो भाई, तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 - e² का स्क्वायर रूट, इस पूरे का स्क्वायर, ये इसका रेशियो है, माइनस h डिवाइडेड बाय k इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, e की वैल्यू हमें पता है, भूलो मत। e की वैल्यू हमें पता है, पिछले पार्ट में निकाली हमने √5 - 1/2। तो इसको इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास पहले तो माइनस साइन कट गया, 1 - e² को दूसरी साइड लेके जाऊँगा, h डिवाइडेड बाय k क्या आ गया? 1 - e²। अच्छा, e की वैल्यू मेरे पास √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 है। e² की वैल्यू क्या निकल जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1 - 2 √5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2। ये e² की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे मुझे पता है कि 1 - e² जब मैं करूँगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 - बन गया, 1 - तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये -1 + √5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेम ही बन गया। सेम सा बन गया ये तो। चलो ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि h इक्वल टू √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स k है। अब तुम बोलोगे क्या हुआ फिर इस बात से? अरे तुम भूल गए क्या लोकस में क्या करते थे? h, k मैंने कोई इन जनरल पॉइंट लेट किया था, और इसी का लोकस निकालना है कि ये h, k कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। ये तो ट्रेजेक्ट्री मेरे को यहाँ पे मिल गई। अब बस h की जगह क्या डाल दो? x डाल दो, k की जगह y डाल दो। तो x इक्वल टू √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y। तो ये अपना आंसर आ गया।
ठीक है ना। लोकस के अगर आपने सवाल करे आपको पता लग गया होगा, पहले एच कॉमा के कोई जनरल पॉइंट मानो, कंडीशंस वगैरह लगाओ, जैसे ही तुम्हारे पास एच कॉमा के में कोई इक्वेशन आ गई, ठीक है, और कोई और वेरिएबल नहीं है, तो बस तुम्हारा लोकस आ गया। तो ये अपने पास आ गया है एक्स टाइम्स अच्छा एक्स के वाई को आइसोलेट करा हुआ है ना सवालों में, तो ठीक है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2x डिवाइडेड बाय √5 प्लस -1 ना, -1 इक्वल टू वाई। रैशनलाइज करो तो यहाँ पे √5 + 1, यहाँ पे √5 + 1, तो नीचे बनेगा 24, है ना, नहीं 4 बनेगा, ठीक है। 2x √5 + 1, तो ये 2 कट के यहाँ पे 2 का फैक्टर जो कि y के साथ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया, इसमें भी क्लियर है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें हमने, अगर मैं रिपीट करूँ, बेसिक चीज़ें क्या थी कि पहली बात तो मैंने विजुअलाइज करा डायग्राम को, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस निकाली, पहले तो पहले इलिप्स की, दूसरी इलिप्स की, और ये क्रिटिकल कंडीशंस डायग्राम को एनालाइज करके फिर हमने पता लगा कि भाई एसेंट्रिसिटी सबकी बराबर रखनी है, क्वाड्रेटिक बनी, आराम से हमारे पास ये आ गया ई। फिर हमने क्या करा, हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करा, t = S1 वाला, ठीक है। ये t = S1 वाला जो फार्मूला है ना, इसको अच्छे से याद करो, और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप हो सकता है भूल सकते हो, है ना। तो अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो एक बार रिवाइज़ करके जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि ये वाले ही ना तुम्हारी कैलकुलेशन रिड्यूस करेंगे। अब जैसे मान लो कि तुम ये फार्मूला ही भूल गए, तो तुम क्या करोगे, तुम समझ पा रहे हो कितना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें आइडिया है, तुम्हें ये दोनों पॉइंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर उनका मिड पॉइंट निकाल कर फिर तुम्हें करना पड़ेगा जो भी तुम कर रहे हो, समझ रहे हो, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी उससे। तो ज़रूरी बात क्या है, ज़रूरी बात सिंपल है कि तुम फार्मूलाज को टिप्स पे रखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी का नाम है, फार्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। बाकी हमने स्लोप = -1 करके आराम से लोकस निकाल लिया। लोकस वाले क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस में, और मेजरली उनके लिए ही पढ़ाया जाता है लोकस, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लियर होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, और भी ऐसे क्वेश्चंस के साथ आते हैं ज्योमेट्री के, ताकि तुम रेडी हो जाओ जेईई एडवांस के लिए।